नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की कुछ स्किल्स जो प्रबंधन में सफल होने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है। वही स्किल्स आज हम जानेंगे किस तरीके की स्किल्स होती हैं और कौन कौन सी स्किल्स जो हमें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम हर तरीके के क्वेश्चंस को और हर तरीके के पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, बहुत अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसमें आपके सामने पेश है और क्या है, प्रबंधकीय कौशल यानी मैनेजरियल स्किल्स। जब भी किसी संगठन की चर्चा करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करते हैं, तो उसमें हम मैनेजमेंट हमेशा करते हैं, क्योंकि उस संगठन के कार्यों को सफल बनाने के लिए हमें मैनेजमेंट करना होता है और मैनेजमेंट करने के लिए भी कुछ स्किल्स की आवश्यकता होती है। आप उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी संगठन में काम करना पड़ेगा। और अगर आपने ये सब चीजें सीख ली तो फिर कहीं भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो जब भी हम कोई काम को सफल बनाने के उद्देश्य से मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट को भी सफल होने के लिए कुछ विशेष स्किल्स की आवश्यकता होती है। वही रॉबर्ट कार्ड्स महोदय, एक नाम आपके सामने आता है, रॉबर्ट कार्ड्स, और ये नाम आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। रॉबर्ट कार्ड्स, इन्होंने मैनेजमेंट की स्किल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 श्रेणियों में बांट दिया, और वो 3 श्रेणियां आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही हैं। पहला है तकनीकी यानी टेक्निकल, दूसरा है मानवीय यानी कि ह्यूमन, और तीसरा अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल। इस अवधारणात्मक को क्या कह रहे हैं हम, कॉन्सेप्चुअल, और यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यही बातें करेंगे, इसमें तकनीकी में क्या है, मानवीय में क्या है और अवधारणात्मक में क्या है। ठीक है, सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं, एग्जाम में आने वाला पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा कि किस महोदय ने मैनेजमेंट की स्किल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 श्रेणियों में बांटा। तो उनका नाम है रॉबर्ट कार्ड्स। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, आपको 4 ऑप्शन में 3 श्रेणियों के नाम दे देंगे और एक कहीं अलग दे देंगे और पूछेंगे कौन सा इनमें से नहीं है। तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको तीनों श्रेणियों को विस्तार से चर्चा करवाई जा सकती है, तब भी उसके लिए आप तैयार रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे तकनीकी की, जिसे हम टेक्निकल बोल रहे हैं। तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल, ये कैसी होती हैं? ये ऐसी स्किल्स होती हैं जो हमेशा निचले स्तर के प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यानी कुछ ऐसे मैनेजर जो बहुत नीचे वाले स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये टेक्निकल स्किल्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट कार्य करें या फिर कुछ उपकरण हैं या फिर कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। यही टेक्निकल स्किल्स हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझें तो एक अकाउंटेंट मैनेजर है, तो अकाउंटेंट मैनेजर को क्या आना चाहिए, टैली आनी चाहिए या फिर एक्सेल पर काम करना आना चाहिए। ठीक है, ये टेक्निकल स्किल्स होती हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं टेक्निकल स्किल्स की, जो आपने बहुत अच्छे से जाना है, यानी कि पुस्तकों का व्यवस्थापन करना टेक्निकल में है, और आप पढ़ते भी हैं सूचीकरण। समझ गए? टेक्निकल सेक्शन 2 काम करता है। जब हम लाइब्रेरी साइंस की फील्ड की बात करते हैं, तब हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पर चले जाते हैं, लेकिन अगर हम लाइब्रेरी साइंस से हटकर किसी बात की चर्चा करते हैं, तो टेक्निकल में आप आराम से समझ पाएंगे। टाइपिंग करना या फिर वर्ड पर काम करना, एक्सेल पर काम करना, कुछ विशिष्ट कार्य करना ही टेक्निकल स्किल्स हो जाती हैं। ठीक है, यहां हमने बुक्स को, पुस्तकों के व्यवस्थापन के लिए जब भी हम प्रसूचीकरण करते हैं, वो एक टेक्निकल कार्य हो जाता है, और ये एक अलग से लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जो लाइब्रेरी का मैनेजर है जो इस टेक्निकल काम को संभालता है, उसको इनकी जरूरत पड़ती है। समझ गए ये बात? अब हम दूसरे की तरफ चर्चा करें, ये मानवीय क्या है, ह्यूमन क्या है, क्योंकि ह्यूमन स्किल्स भी एक नाम आता है।
इसे हम पारस्परिक कौशल भी बोलते हैं, मानवीय को हम पारस्परिक कौशल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कुछ भी शब्द पूछा जाए तो आप उसमें दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। पारस्परिक कौशल हो या मानवीय कौशल हो, एक ही चीज है, ह्यूमन या इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये तो लोगों के साथ काम करने या फिर उन्हें समझने या फिर उन्हें प्रेरित करने की क्षमता मानी जाती है। कुछ आना चाहिए। एक मैनेजर को ये काम करवाने का कौशल है और ये अगर उसके अंदर डेवलप है तो फिर वो बहुत अच्छे से काम करवा सकता है। समझ गए? यानी जब भी हम किसी संगठन की चर्चा करते हैं और उसमें एक मैनेजर को नियुक्त किया जाता है तो वो मैनेजर अपनी उस टीम के साथ में अच्छे संबंध बना के या फिर जितने संघर्ष है, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सुलझाने के लिए कुछ स्किल्स आनी चाहिए, उन्हें ही हम मानवीय बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो मुझे जहां तक लगता है कि आप इन सब चीजों को समझ पाए होंगे, मानवीय और पारस्परिक कौशल को। जितनी हमारे सामने कुछ दुविधाएं आ रही हैं, उन दुविधाओं को तुरंत से सुलझाने में माहिर होना चाहिए, ये अपने ह्यूमन स्किल्स हैं। ठीक है, और ये मैं कहूं तो ये आपके लिए जितने भी, ये हर एक मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रबंधक के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जिस भी संगठन में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मैनेजर हो, किसी भी फील्ड का हो, कहीं भी काम कर रहा हो, उसमें ये ह्यूमन स्किल्स डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन बेस्ड है, आपके व्यवहार पर निर्धारित है, आप किस तरीके से अपनी टीम के साथ मैनेज कर पा रहे हैं हर चीजों को, आपके संबंध कैसे हैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ में, आपके सामने आई हुई परेशानियों को आप कितनी जल्दी सुलझाते हैं, बस ये आपकी ह्यूमन स्किल्स में आता है। और ये कार्ड्स महोदय ही थे जिन्होंने इन टेक्निकल, ह्यूमन और ये कॉन्सेप्चुअल वाला ये कॉन्सेप्ट दिया। बात समझ में आ गई? तो ये दो तो आपके सामने मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप इसे आराम से कर पाएंगे, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाठकों और कर्मचारियों के साथ व्यवहार कराने में माहिर होना या व्यवहारिक होना ही अपनी ह्यूमन स्किल्स में आता है। यहां दो चीजें हमने आराम से जान ली, तीसरे की तरफ चलते हैं, अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल। ये अवधारणात्मक को हम वैचारिक भी बोलते हैं, वैचारिक या अवधारणात्मक। ठीक है, जिसे हमने नाम दिया है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। अब ये कौन सी होती हैं? ये मैं कहूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आपका सबसे ऊपर वाला स्तर होता है ना, आप जितने ऊपर तक पहुंचेंगे आपको ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आना बहुत जरूरी हो जाता है। ये अमूर्त स्थितियों को समझने में, अमूर्त स्थिति मतलब समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट, समझ गए? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन, क्लियर है ना बात ये आपको? तो अमूर्त जितने भी हैं उनको समझने में या फिर उन रणनीतिक सोच रखने की क्षमता को विकसित करता है ये वैचारिक कौशल, जिसे हम कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं। समझ गए? इसमें जो भी हमारी, जिस भी संगठन में हम काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो कोई कंपनी है, उस कंपनी के भविष्य के लिए योजना बनाना या फिर ये देखना शामिल है कि संगठन के जितने भी हिस्से हैं अलग अलग, वो एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। हायर मैनेजर जो होते हैं ना, उच्च स्तरीय प्रबंधक, उन उच्च स्तरीय प्रबंधक, जैसे तुमने नाम सुना होगा सीईओ है, ये इस कंपनी का सीईओ है, उनमें ये वाला कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। अगर उनके अंदर ये वाली क्षमता क्रिएट हो गई, ये वाली स्किल्स डेवलप हो गई, तभी उन्हें उस पद पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी ये जो है वो हायर मैनेजर के लिए जरूरी है, उच्च स्तरीय प्रबंधक के लिए। ठीक है, हायर मैनेजर में ये स्किल्स आना जरूरी है। तो हम क्या समझेंगे, आपसे कोई भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न स्तर के मैनेजर के लिए कौन सी स्किल आना जरूरी है, तो आप आराम से कर देंगे तकनीकी, टेक्निकल। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि हायर मैनेजर के लिए, उच्च स्तरीय प्रबंधकों के लिए
स्किल्स में से कौन सी स्किल आना बहुत जरूरी है, तो फिर आप जाएंगे कॉन्सेप्चुअल स्किल की तरफ। ये हर एक संगठन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सबसे ऊपर काम करेगा उसमें ये स्किल्स होंगी और नीचे स्तर वाले में ये होंगी, और उसके अलावा हर एक व्यक्ति में ये ह्यूमन स्किल्स होनी जरूरी है, तभी वो काम कर सकता है, क्योंकि ये तो हर एक में होनी चाहिए। आप जहां भी काम करेंगे, अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं, किसी बात पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप काम ही नहीं कर पाएंगे। यानी ह्यूमन स्किल्स ये एक बेसिक स्किल है और ये हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ गई ना? अब हम और चर्चा करें तो इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी मैं बात कर लेती हूं आपसे। और इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, यहां से तो हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। यहां पर देखते हैं कि अन्य इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन सी हैं, ठीक है। तो उन इंपॉर्टेंट स्किल्स पर हम चलेंगे, तो आपको मैं एक बार के लिए समझाऊंगी, फिर आप ध्यान देना, क्योंकि आपसे ये भी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। मैं कहूं निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग, सही समय पर सही विकल्प चुनिए। और ये चुनना क्यों है? ताकि कंपनी को लाभ हो सके। तो डिसीजन मेकिंग फर्स्ट है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आना चाहिए भाई, निर्णय लेना, ये भी तो एक स्किल है, बिल्कुल स्किल है। और ये अगर क्षमता किसी में डेवलप हो गई तो फिर वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। हमें राइट टाइम पर, आपको पता है लाइब्रेरी में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, सही पाठक को सही पुस्तक सही समय पर प्रोवाइड करना। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि निर्णय लीजिए, मैनेजमेंट आप कर रहे हैं और आपको मैनेजर बनाया गया है, आपको उस काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, तो फिर आप ये निर्णय लीजिए कि सही समय पर सही विकल्प को चुनिए ताकि कंपनी अपने प्रॉफिट में जाए। दूसरा हम कहते हैं संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, तो फिर आप कोई भी काम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपकी संवाद स्किल, ठीक है भाई। ये हम अन्य महत्वपूर्ण पर चर्चा कर रहे हैं। रोबोट कार्ड्स की 3 स्किल की हमने चर्चा कर ली जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो स्किल्स 3 ही आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बाय द वे आपसे स्किल की पूछ लिया जाए तो ये भी आपके अन्य महत्वपूर्ण में शामिल है। एक हम कहते हैं प्रतिनिधि मंडल, जिसे डेलीगेशन नाम देते हैं। प्रतिनिधि मंडल क्या कह रहे हैं? डेलीगेशन। ठीक है भाई, ये बात भी सही है कि हमने निर्णय लेना, संवाद कौशल हो, एक प्रतिनिधि मंडल कौशल हो, यानी हम डेलीगेशन की बात करते हैं। डेलीगेशन का मतलब क्या है? आप यही तो पूछेंगे कि मैम ये डेलीगेशन क्या है, प्रतिनिधि मंडल है क्या, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सारा काम खुद करने की बजाय सही काम को सही व्यक्ति के लिए सौंप दीजिए, ये होता है डेलीगेशन। आप सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे काम की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लें, इससे बेहतर रहेगा कि आप सही व्यक्ति को सही काम को सौंप दें, तो वो जल्दी होगा तो ये काम अपनी कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये डेलीगेशन भी एक स्किल है, ये काम भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। एक कहते हैं हम समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको ये भी आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। समय प्रबंधन है ना। और ये भी कहने को तो जब भी हम मैनेजमेंट की चर्चा करते हैं तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि जितने कार्य आपको सौंपे गए हैं उन कार्यों को प्राथमिकता देना और उसी समय सीमा के भीतर उस काम को पूरा करना। जो बहुत सारे काम आपको सौंपे गए होंगे कि आपने ये काम करना है, उसके बाद में ये काम करना है, उसके बाद में ये काम करना है, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको प्रायोरिटी किससे रखनी है। प्रायोरिटी बेसिस पर काम करना, ये आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। कौन सा काम कितनी जल्दी समय में हो जाएगा उसे आप पहले रखें, है ना। ऐसे ही करते होंगे और उसी समय सीमा के भीतर आप उस काम को पूरा करने की कोशिश करिए जितना आपको निर्धारित किया गया है।
ये आपने खुद से डिसाइड किया है। ये होता है टाइम मैनेजमेंट, ये भी अपनी एक अलग स्किल है। क्लियर है? एक कहते हैं समस्या समाधान, पांचवी यानी समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सामने कोई समस्या क्रिएट हुई, समझ रहे हैं, कोई समस्या आई, तो आप उस समस्या से घबराने की बजाय उसके मूल कारणों को जानिए कि ये समस्या का सॉल्यूशन क्या है। ये आ तो गई, ये प्रॉब्लम क्रिएट तो हो गई, अब इस प्रॉब्लम का निवारण हम कैसे कर सकते हैं, उसे जल्दी से ढूंढकर उसे हल करने की कोशिश करिए। अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, ये स्किल्स आपके अंदर डेवलप हैं, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, कहीं नौकरी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा मतलब कहते हैं ना कि हमारी बढ़ोतरी बहुत जल्दी होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। और ये ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति में ये स्टार्टिंग से होती हैं, ये डेवलप करनी पड़ती हैं और ये प्रैक्टिस से होती हैं, समझ गए? तो ये चीजें अगर आपके अंदर हैं, ये स्किल्स हैं, तो फिर आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से और बहुत प्रॉफिट के साथ में कर सकते हैं। और मैं कहूं तो जैसे जैसे आप करियर में ऊपर बढ़ते हैं, उस करियर में ऊपर बढ़ने में सबसे पहले आप टेक्निकल स्किल्स की तरफ मुड़ेंगे। यानी स्टार्टिंग में ही आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऊंचा पद नहीं मिल जाएगा, पहले आपको टेक्निकल स्किल्स से गुजरना पड़ेगा, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ऊपर पहुंचेंगे, वैसे वैसे टेक्निकल स्किल्स तो आपकी नीचे जाती रहेंगी, हट जाएंगी, उनकी जरूरत तो आपको कम पड़ेगी, बल्कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी, जो हम कहते हैं हायर मैनेजर के लिए चाहिए होती है। समझ गए? तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की जरूरत वहां पड़ती है जहां आप हाईएस्ट पोस्ट पर बैठ जाते हैं, लेकिन ह्यूमन स्किल्स की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी, हमेशा। ये तो आनी चाहिए, इसीलिए तो नाम ह्यूमन स्किल्स दिया है। आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। क्लियर है ना बात? तो हमने ये कुछ पॉइंट थे, ये 3 पॉइंट थे मात्र, लेकिन समय हमने बहुत लिया और इसको बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इसे जान पाए हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां आता है आपके सामने विषय प्रवेश, इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट। यहां हम थोड़ी सी लाइब्रेरी साइंस के फील्ड की चर्चा करेंगे, ठीक है? एक शब्द है आपके सामने ऑर्गेनिज्म। देखिए ये नाम दिया है वेबस्टर डेफिनेशन में कि ऑर्गेनिज्म एक ऐसी जटिल संरचना है जिससे परंपराश्रित मूल तत्वों का संपूर्ण भाग से संबंध उनकी निर्धारित क्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। ये डेफिनेशन आपको ऑर्गेनिज्म की है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की है। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन शब्द जो बना है वो कहां से बना है? ऑर्गेनिज्म शब्द से, है ना? और आपको पता है हम कहते हैं कि ग्रंथालय जो है वो लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, वहां भी नाम हम ऑर्गेनिज्म का देते हैं, यानी एक जीव की भांति वृद्धि करता है। तो कोई भी संगठन है वो जब भी वृद्धि करता है, जब भी बढ़ोतरी करता है, तो वो एक जीव की भांति करता है, इसीलिए नाम ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनाइजेशन बना। क्लियर है ना? ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनाइजेशन शब्द बना। तो ये तो ठीक है भाई, हमने बात कर ली कि यहाँ जीव से संगठन बना है ना? और यहाँ पर वेबिस्टर की डेफिनेशन में एक नाम आया है डेफिनेशन में कि ये एक ऐसी जटिल संरचना होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जिससे परंपराश्रित मूल तत्वों का संपूर्ण भाग से संबंध उनकी निर्धारित क्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। यानी हमें उनकी वर्क पर, उनके कार्य पर, उनकी क्रियाओं पर ध्यान देना है। समझ गए इस बात को? वहीं दूसरा नाम भी आपके सामने आया है। या कोर लॉजिक में ओसवाल्ड बोल्ड ने क्या कहा? ओसवाल्ड बोल्ड की भी एक डेफिनेशन थी जिन्होंने इसको बताया है। इन्होंने कहा बिखरी हुई शक्तियों को एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य कराना ही संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो बिखरी हुई कुछ शक्तियां हैं उनको एक कंप्लीट इकाई के रूप में, एक पूर्ण इकाई के रूप में काम करवा दे, वही संगठन है। समझ गए इस बात को? तो यहां 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक ओसवाल्ड बोल्ड और एक वेबस्टर डेफिनेशन, ठीक है? तो यहां ओसवाल्ड बोल्ड ने कहा मेकिंग स्कैटर्ड फोर्सेस वर्क टुगेदर एज ए कंप्लीट यूनिट, एक ही इकाई के रूप में काम करा देना।
यहां कहा है ऑर्गेनिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वेयर द रिलेशनशिप ऑफ इंटरडिपेंडेंट बेसिक एलिमेंट्स टू द होल इज डिटरमाइंड बाय देयर असाइन्ड फंक्शन। और यहां आपको एक डायग्राम दिखाया गया है कि जिस तरीके से ह्यूमन के सभी ऑर्गन्स क्या है, हाथ है, पैर है ना, हाथ, पैर, आंख, नाक, ये सब क्या है, मस्तिष्क पर केंद्रित होते हैं, इसी के जरिए चलते हैं। सेम ऐसे ही कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं तो फिर आपको हर तरीके के काम सौंपे जाएंगे और हर तरीके के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आने चाहिए। उन काम को आप कैसे कर सकते हैं, उस संगठन में बैठे हुए सभी एम्प्लॉय उसके हिस्से हैं और वो उसका हिस्सा बनकर काम करेंगे तो बेहतर काम होगा। कभी भी संगठन किसी एक आदमी से नहीं चलता, ये आप भी समझते हैं। कोई काम कर रहे हैं, अगर आपकी टीम है और वो टीम बहुत स्ट्रांग है तो काम बहुत जल्दी होगा। क्लियर है ना? तो मैं यहां आपको इतना ही समझाना चाहूंगी। अब आगे चलिए, संगठन का महत्व अगर आपसे पूछें कि ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं यहां आपको समझाना चाहूंगी। जब भी एक अच्छा संगठन होता है, अच्छा संगठन यानी गुड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट हुआ रहता है। अगर कोई अच्छा संगठन है तो वहां पर कम अच्छी अध्ययन सामग्री रखी होगी ना, तब भी वो पाठकों को पूरी तरह लाभ पहुंचाएगा। यानी उन्हें पता है कि हमारे पास में स्टडी मटेरियल इतना है, और मैं बात कर रही हूं लाइब्रेरी साइंस के फील्ड की ही, यानी एक लाइब्रेरी की ही चर्चा कर रही हूं। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास में स्टडी मटेरियल बहुत कम है और आपका संगठन बहुत स्ट्रांग है, कुशल संगठन है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर रखा है, तो आप उस कम मटेरियल के साथ में भी पाठकों को संतुष्ट करेंगे, पूर्णतः लाभ देंगे। लेकिन अगर आपका संगठन अच्छा नहीं है, एक कमजोर संगठन है, तो जितनी भी अच्छी पुस्तकें हैं आप उनका लाभ भी पूरी तरह नहीं दे पाएंगे। यानी कितनी भी अच्छी पुस्तक संग्रह हो वो भी मिट्टी में मिला देगा एक कमजोर संगठन। संगठन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि जब भी हम नाम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही लेना है, एक गुड ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही लेना है। वहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति में स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन से पहले मैंने स्किल्स की आपसे चर्चा की है कि ऑर्गेनाइजेशन नाम जब लिया, वहां पर बैठे हुए सभी एम्प्लॉय, पूरा स्टाफ बहुत अच्छी स्किल्स के साथ बैठा हो, उसे कहते हैं हम कुशल संगठन। क्लियर है? और अगर ऐसा है तो यहां पर ये लिखा गया, कमजोर संगठन अच्छी पुस्तक संग्रह को भी मिट्टी में मिला देगा, और एक अच्छा संगठन कम अच्छी अध्ययन सामग्री हो उससे भी पाठकों को पूर्ण लाभ पहुंचा सकता है। ये दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि एक हॉकी टीम है, अगर वो हॉकी टीम पूरी तरह संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड है, सभी मेंबर एक दूसरे के साथ कंबाइंड होके काम कर रहे हैं, एक टीम भावना के रूप में काम कर रहे हैं, तो फिर वो निश्चित है कि वो हॉकी टीम जीतेगी। लेकिन अगर वहां के सभी प्लेयर असंगठित हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और अगर असंगठित हैं तो वो मन चाहे स्थान पर खेलेंगे और फिर हार निश्चित है। यही बताया है ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस। तो आप जैसा चाहें वैसा अपने आंसर राइटिंग को स्ट्रांग बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। लिखना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है। हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं। अगर आप बेहतर तरीके से अपनी सोचने की क्षमता को स्ट्रांग कर लेते हैं तो फिर आपको लिखना क्या, आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, संगठन प्रक्रिया के आवश्यक कदम। यहां कुछ एसेंशियल स्टेप्स की चर्चा की है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस की। इसमें हम एक एक करके जानेंगे, कुछ स्टेप्स हमें पढ़ने पड़ेंगे कि ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा बनेगा। देखिए, सबसे पहले क्रियाओं का निर्माण, ये है आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट, क्रियाओं का निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ एक्टिविटीज। आप कौन सी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, क्या काम करना चाह रहे हैं, वो अगर आपने निर्मित कर ली, वो आपने फॉर्मुलेट कर ली, तो फिर आप आराम से काम कर पाएंगे। ठीक है ना? तो यहां उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यों को परिभाषित करना। सबसे
पहले जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की पूर्ति हमें करनी है। उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कौन कौन से काम हम कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है। ये फर्स्ट नंबर आपका स्टेप है। उसके बाद चलते हैं दूसरा, क्रियाओं का श्रेणीबद्ध किया जाना। जितनी आपने क्रियाएं देखी, जितनी आपने एक्टिविटीज फॉलो की हैं, उन एक्टिविटीज को आपको सीक्वेंस में रखना है, यानी समान प्रकार की क्रियाओं को अनुभागों में विभाजित करना। ये एक मैनेजमेंट का एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। अगर आप अच्छा संगठन बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप मैनेजमेंट बढ़िया करेंगे। अगर आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो फिर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे। इस स्टेप को फॉलो आपने कर लिया तो फिर आप लास्ट में जब पहुंचेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यहां हमने क्रियाओं का निर्माण किया, फिर हमने क्रियाओं को श्रेणीबद्ध किया। 2 स्टेप हो गए। तीसरा बोला कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन। अब हमने क्या किया, स्टाफ है हमारे पास में, हमने जब प्रिंसिपल पढ़े थे ना, पोस्ट कॉर्व नाम है ना, तो वो यहां पर कुछ कुछ चीजें यहां आपके सामने आएंगी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन करना, यानी डिवीजन ऑफ वर्क अमोंग एम्प्लॉय। जितना स्टाफ मेंबर आपके सामने है, आपने अगर एक्टिविटीज को डिवाइड कर लिया तो फिर आप उनको विभाजित करिए और अपने एम्प्लॉइज में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ वही काम किया है 3rd नंबर स्टेप में, यानी कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन कर दिया। असाइनिंग वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। आपको देखना है कि कौन सा कर्मचारी कौन से काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, इसीलिए बोला है कि सही समय पर सही काम को सही व्यक्ति के लिए सौंप दिया जाए। क्लियर हो गई बात। और उसके अलावा कुछ पॉइंट हैं, जैसे 4 नंबर पॉइंट, अधिकार का सौंपा जाना। उत्तरदायित्व के साथ अधिकार देना भी तो आवश्यक है। आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन आपने उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए अधिकार नहीं दिया, तो वो भी आपको देना है। ठीक है ना। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, आप अधिकार को सौंपिए। जिस व्यक्ति के लिए अगर आपने काम दिया है और उसको जिम्मेदारी दी है इस काम को करने की, तो फिर उस काम को करने में जो परेशानी आए, जो चीजें उसको चाहिए, जो कुछ करना है, उसके लिए आपको उसे अधिकार देना पड़ेगा। कुछ अथॉरिटी है वो आपको देनी पड़ेगी। ये है अपना 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर है समन्वय एवं संतुलन। ठीक है, समन्वय एवं संतुलन यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग। काम सौंप दिया, उसको अथॉरिटी दे दी, अब समन्वय आना है। समन्वय कर दिया है, विभिन्न अनुभागों के बीच संबंध स्थापित करवाना। ठीक है, यहां कहा 6वें में कि उद्देश्यों का निर्धारण करना संगठन एक साधन है, साध्य नहीं है। समझ गए, संगठन एक साधन है जो उन उद्देश्यों का निर्माण करवा रहा है, जो उन उद्देश्यों की पूर्ति करवा रहा है, वो एक साध्य नहीं है। यानी ऑर्गेनाइजेशन इज द मीन्स नॉट द एंड। क्लियर है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये 6 नंबर पॉइंट है। फिर 7वें नंबर के पॉइंट पे हमने बोला है कार्य को परिभाषित करना, यानी प्रत्येक कार्य को उप कार्यों में बांटना। ये अपना हो जाता है डिफाइनिंग द जॉब्स, यानी डिवाइडिंग एवरी जॉब इनटू सब टास्क। आपने जितने कार्य करवाने हैं उनको आप अलग अलग समूहों में बांट दें। ये है आपका 7 नंबर पॉइंट। अगर आपने अपने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में कुछ एसेंशियल स्टेप्स फॉलो कर लिए तो फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनकर निकलेगा। क्लियर है। तो ये कुछ बातें हमने की। अब देखिए प्रबंधन में संगठन की शक्ति क्या है। भाई प्रबंधन किया है, लेकिन हमने एक नाम तो प्रबंधन अलग पढ़ा और एक नाम हमने संगठन अलग पढ़ा, यही तो कर रहे हैं। अब क्या पॉइंट है आपके सामने, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा दे दिया जाए डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए, तो क्या आप लिख पाएंगे? अगर आप इसे अच्छी तरह समझेंगे ही नहीं तो फिर आप आंसर राइटिंग करेंगे कैसे? और रटकर तो आंसर राइटिंग होती नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर में आप सब कुछ भूल जाते हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक नहीं हो पाएगा। प्रबंधन में संगठन की शक्ति क्या है? आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहां आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की पावर? तो उस ऑर्गेनाइजेशन की पावर हमें आइडेंटिफाई करनी है। वहां उसके लिए एंड्रयू कार्नेगी ने बहुत अच्छा कथन एक बोला, और ये कथन आपको आइडेंटिफाई कराता है कि संगठन की इंपॉर्टेंस है क्या। इन्होंने एक कथन दिया कि हमारा सारा धन, सारे कारखाने, सब कुछ आप ले जाओ,
ठीक है, लेकिन हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दो। कुछ वर्षों में ही हम स्वयं को पुनः स्थापित कर लेंगे। संगठन की इंपॉर्टेंस इतनी है कि हमारे पास में अब तक जितना भी कुछ है ना, आप सब कुछ ले जाओ, सिर्फ हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास छोड़ दो। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि हम पुनः इसी तरीके का हम स्थापित कर लेंगे। ये एंड्रयू कार्नेगी महोदय ने संगठन को परिभाषित करने के उद्देश्य से ये लाइन छोड़ी थी और बोला है आपसे कि ये कथन संगठन की आधारशिला को स्पष्ट करता है, यानी संगठन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप मैनेजमेंट कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मैनेजमेंट में संगठन की शक्ति क्या है वो आइडेंटिफाई कराया है यहाँ पे आपको। क्लियर है ना? इंपॉर्टेंस क्या है? दिस स्टेटमेंट क्लैरिफाइज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही तो आधारशिला है। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने के पीछे कौन से लोग हैं, कौन सा संगठन है जो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप पूरे काम को ले जाइए, भले जितना कुछ करवाया है उसे ले जाइए, अगर लोगों को आप ले गए तो फिर वहां पर वो दोबारा से स्थापित करना बहुत मुश्किल है। अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। क्लियर है? तो ये यहां पर बोला है कि प्रबंधन में संगठन की क्या पावर है, यही पावर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए संगठन के लाभ यानी बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहता है? बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कार्य वृद्धि में क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम संगठन की चर्चा करते हैं, संगठन एक अच्छा संगठन बनाने के लाभ ये है कि हमें एक तो इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। फर्स्ट नंबर पॉइंट कि प्रशासन सुचारू रूप से चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन रन्स स्मूथली, बहुत अच्छे से चलता है, सुचारू रूप से चलता है, कोई परेशानी क्रिएट नहीं होती है ना। दूसरा बोला है कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा उठाना। जब संगठन अच्छा होगा, संगठन अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा तो कर्मचारी जितने वहां पर लगे हुए हैं उनका मनोबल ऊंचा होगा। राइजिंग एम्प्लॉय मॉरल, ठीक है, मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ये अगर आप बार बार में ये मोटिवेशन देते रहेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। यहां बोला है साधनों का अधिकतम उपयोग करना, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर संगठन अच्छा है तो इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा संख्या में हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बार बार हो रहा है ताकि उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ठीक है ना। मानवीय तथा भौतिक साधनों का अनुकूलन यानी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, हर तरीके के रिसोर्सेज का वहां पर उपयोग किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। भ्रष्टाचार को रोकना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये भ्रष्टाचार को रोकना। अगर आपका संगठन अच्छा है तो उस संगठन अच्छे संगठन के लाभ में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, स्वस्थ संगठन भ्रष्टाचार को रोकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर सभी एम्प्लॉय बहुत अच्छे से बनकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हैं, तो फिर कोई भी एक व्यक्ति अलग जाकर काम नहीं करेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर भ्रष्टाचार डेफिनेटली रुकेगा, है ना। ये चीजें हमने समझी हैं लाभ में यानी बेनिफिट्स में। क्लियर है। अब देखिए संगठन की संरचना क्या है यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। किसी पुस्तकालय के लिए संगठन संरचना का उतना ही महत्व होता है जितना कि शरीर के लिए हड्डियों का। अब क्या बात की है, यहाँ लाइब्रेरी के फील्ड में बात की है, पुस्तकालय के लिए बोला है कि पुस्तकालय के लिए संगठन की संरचना यानी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी एक ह्यूमन शरीर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हड्डियों की आवश्यकता होती है, सेम ऐसे ही। तो अगर आप लाइब्रेरी चला रहे हैं, अगर आप पुस्तकालय मैनेज कर रहे हैं तो उसमें संगठन का रहना बहुत जरूरी है। परिभाषा दी है, यह वह ढांचा है जिसमें प्रबंधकीय और परिचालनात्मक कार्य निष्पादित किए जाते हैं। It is the framework within which managerial and operational tasks are performed. क्लियर है। चाहे वो मैनेजरियल टास्क हो चाहे ऑपरेशनल टास्क हो, अगर ये हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वही एक ढांचा अब संगठन के रूप में काम कर रहा है। उसे एक ढांचे के रूप में देखा है कि वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो दोनों तरीके के टास्क को कंप्लीट कर रही है।
इसीलिए संगठन संरचना बहुत जरूरी है हर एक लाइब्रेरी के लिए। गलत संरचना, आप देख लीजिए, एक ह्यूमन बॉडी के लिए इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है, अगर ये गलत संरचना होगी तो व्यवसाय का विनाश भी कर सकती है ना। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, तरीके की नहीं है, वहां पर बैठे हुए एम्प्लॉय कुछ ना कुछ अलग सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली जिस संगठन के लिए आप चुन रहे हैं, जिस काम को करने के लिए आप उनको नियुक्त कर रहे हैं, वो काम पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो विनाश निश्चित है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए संरचना को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। अब फैक्टर्स देखेंगे जो स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की हम चर्चा करेंगे। पहले तो हमने संगठन के लिए स्टेप्स देखे थे। कोई भी हम संगठन बना रहे हैं तो संगठन को बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन अब हमें उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाना है तो कौन से घटक हमारे सामने आएंगे। संगठन के उद्देश्य, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन का उद्देश्य क्या है, संरचना का आधारभूत निर्धारित घटक है। ये वाला जो पहला है, ये आप कहेंगे कि ये आपका फंडामेंटल है, ठीक है ना। दूसरा बोला संगठन का आकार, आप साइज क्या रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, आप कितने एम्प्लॉय वहां रखना चाहते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। भाई यहां पर हम संरचना को प्रभावित करने के लिए कुछ इंपैक्ट देख रहे हैं, कुछ फैक्टर्स देख रहे हैं, उसके लिए आपने बोला सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उद्देश्य। जब हमारे सामने उद्देश्य आ जाएगा तब फिर हम देखेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर हमें, उसकी साइज हमें कैसी रखनी है, यानी हमें कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी और किस तरीके के एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा बड़ा आकार, विकेंद्रीकरण, समझ गए, यानी बड़ा आकार, लार्ज साइज आप रखेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, छोटा आकार रखेंगे तो केंद्रीय संगठन होगा, यानी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो आपको डिसाइड करना है आप किस प्रकार से कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाना चाह रहे हैं। दूसरा है कार्यों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ वर्क, जो आप काम कराना चाह रहे हैं उस काम की प्रकृति कैसी है, किस तरीके से वो काम हो सकता है। जैसी कार्यों की प्रकृति होगी वैसी ही संरचना होगी, है ना। स्ट्रक्चर तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना जब हमारे पास में कार्य हो कि हमें किस तरीके के वर्क करवाने हैं। दूसरा हमने कहा प्रबंधकीय व्यू रचना, मैनेजरियल स्ट्रेटेजी, समझ गए, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति का तरीका सबसे पहले हमें देखना है। द मेथड्स ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए संरचना को प्रभावित करने वाले कुछ और फैक्टर्स में हमने कहा एनवायरनमेंट, यानी वातावरण का होना जरूरी है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वातावरण का प्रभाव, ठीक है ना। छठवां कहा टेक्नोलॉजी, और आज के टाइम में तो ये टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। उत्पादन की तकनीक विशिष्टीकरण की मांग करती है, यानी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिमांड्स स्पेशलाइजेशन। उत्पादन की यानी प्रोडक्टिविटी की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या मांग करती है, आप सभी कहेंगे विशिष्टीकरण की मांग करती है, स्पेशलाइजेशन की मांग करती है, ठीक है। नियंत्रण का विस्तार करना, यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक प्रबंधक कितनी अधिकतम का पर्यवेक्षण कर सकता है, समझ गए, कितने सबऑर्डिनेट्स का, अपने अधीनता में जितने लोग हैं कितने लोगों का सुपरविजन कर सकता है, ये अपना नियंत्रण का विस्तार करना है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक मैनेजर है, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकते हैं, समझ गए ना। ये नियंत्रण पर आपको कंट्रोल करना, ये विस्तार पर आपको कंट्रोल करना है। हाउ मैनी सबऑर्डिनेट्स ए मैनेजर कैन सुपरवाइज, कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेजर सुपरवाइज कर सकता है, ये बात आप समझ पा रहे हैं विस्तार को नियंत्रित करने में। अधीनस्थ कर्मचारियों की योग्यता, यानी एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, जितने अधीनस्थ हैं, है ना, जितने अधीनस्थ लोग हैं उन अधीनस्थ लोगों की योग्यता क्या है, तो आप आराम से समझ पाएंगे। ये आप अधीनस्थ नाम है, ठीक है ना, अधीनस्थ या अपने अधीन जितने लोग काम कर रहे हैं जिन्हें हम सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों की योग्यता यानी एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स में हम कर्मचारियों की योग्यता संरचना पर प्रभाव डालती है। बात बिल्कुल सही है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या योग्यता है, आप वो क्या काम कर सकते हैं। एबिलिटी तो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और एबिलिटी अगर हमने आइडेंटिफाई कर ली तो कार्य विभाजित भी हम आराम से कर पाएंगे। कौन सा काम किस व्यक्ति से हम करा सकते हैं वो मैनेजर ही देख सकता है,
तभी तो कहते हैं कि एक अच्छे मैनेजर में सभी तरीके के कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए। स्वस्थ संगठन के आवश्यक बिंदु क्या है? अगर आप बहुत अच्छा संगठन बनाना चाह रहे हैं तो उसके कुछ एसेंशियल हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति, सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें तो उद्देश्यों की प्राप्ति करानी है। अब आप कैसा संगठन बनाना चाहेंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। अचीविंग द गोल्स ऑफ द यूनिट, दूसरा बोला कार्यों का स्वस्थ समूहीकरण, हेल्दी ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। जितने कार्य आपको सौंपे गए हैं उनको बहुत अच्छे ग्रुप में डिवाइड कर देना, ठीक है। ग्रुपिंग फॉर कन्वीनियंस एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा बोला कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट आवंटन, क्लियर एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। स्पष्ट आवंटन करिए आप, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हैं, जो ड्यूटीज दे रहे हैं आप उनको स्पष्ट दीजिए। तीसरा बोला विकास एवं विस्तार की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ ग्रोथ, कितना विस्तार आप करना चाह रहे हैं, है ना, उसकी व्यवस्था आपको करनी है। कितना डेवलपमेंट आप चाहते हैं अपनी कंपनी का, उस हिसाब से आप उसके लिए तैयार रहिए। क्लियर है ना बात? बताइए जल्दी। बिल्कुल सही बात है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पर। संरचना के विभिन्न रूप क्या होंगे? फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ही चर्चा कर रहे हैं। अब तक का पढ़ा हुआ पूरा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन पर टिका है। और अगर हम आपने इतनी देर की क्लास में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आने वाला चाहे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो, कुछ भी छूटेगा नहीं। आपकी सोचने की क्षमता जब बढ़ जाती है तो आप टिपिकल से टिपिकल टास्क को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे भले ही आप उसे डायरेक्ट नहीं पढ़ के आ पाए, ठीक है ना। यहां हमने स्ट्रक्चर के कुछ रूप की देखिए, कुछ फॉर्म्स की चर्चा की है। उस फॉर्म में हम पहले लाइन स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर देखेंगे। ये क्या है? लघु पुस्तकालयों में तो ये लाइन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है ना। जो आपकी स्मॉल लाइब्रेरीज हैं, उस स्मॉल लाइब्रेरीज में ये रेखा विधि ही काम में आती है, लाइन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है ना। प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व की श्रृंखला होती है, यानी डायरेक्ट चेन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्मॉल लाइब्रेरीज में फॉलो करते हैं। क्योंकि छोटा पुस्तकालय है, उसमें आप डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, भाई ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। ये होता है अपनी लाइन स्ट्रक्चर। दूसरा कहते हैं हम लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। यहाँ क्या कह रहे हैं? स्टाफ अधिकारी है, स्टाफ ऑफिसर, यहाँ विचार होंगे, परामर्श होगा, सुझाव देना होगा, यानी कुछ कॉन्सेप्ट अलग है। यहां आप डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने की बजाय यहां आप कुछ सुझाव लेंगे, कुछ सजेशंस लेंगे। समझ गए? कौन सी एक्टिविटी है, और एक्टिविटीज को कराने के लिए आप एडवाइस लेंगे, ठीक है। किसको सौंपनी है उस स्टाफ को आप चुनेंगे। तो ये कुछ हो जाता है लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहां रेखा अधिकारी आदेश प्रदान करता है, जो लाइन ऑफिसर होता है ना वो आदेश देता है, ठीक है ना। टू गिव ऑर्डर्स, लाइन ऑफिसर ऑर्डर देगा और जो स्टाफ ऑफिसर है वो विचार या फिर परामर्श या फिर सुझाव दे, ठीक है। ये हो जाता है अपना लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। तो दोनों, ये अपनी बड़ी लाइब्रेरीज के लिए पॉसिबल होता है और ये स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए पॉसिबल हो जाता है। जहां बहुत छोटा संगठन है वहां इन चीजों को फॉलो करते हैं। अब देखिए आगे, क्रियात्मक संगठन में यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके से आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा। जब भी हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कार्य का विभाजन विशिष्टीकरण होता है, स्पेशलाइजेशन के आधार पर होता है। बात बिल्कुल सही है। डिवीजन ऑफ वर्क इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। आप कार्यों का विभाजन विशिष्टीकरण पर ही कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन के आधार पर ही करेंगे। कौन सा काम कौन सी व्यक्ति से कराना है, यही तो होता है स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। उपयोग क्या है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय जितने हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, वहां इनका उपयोग करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम कहते हैं वाइस चांसलर, कुलपति का नाम सुना है, यूनिवर्सिटी में नियुक्त किए जाते हैं वाइस चांसलर, है ना। उसके नीचे होते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष समिति यानी लाइब्रेरी कमेटी। बात समझ में आ गई? यहां हमने वाइस चांसलर की बोला है, आपको अगर थोड़ा सा कम नजर आ रहा है तो फिर मैं यहां आपको लिख देती हूं वाइस चांसलर। दूसरा हमने बोला लाइब्रेरी कमेटी, उसके नीचे होती है लाइब्रेरी कमेटी जो पूरी एक समिति के रूप में काम करती है। बात बिल्कुल सही है। फिर हम कहते हैं उसके नीचे लाइब्रेरी कमेटी के नीचे होता है पुस्तकालय अध्यक्ष।
जिसे हम लाइब्रेरियन का नाम देते हैं। लाइब्रेरियन के नीचे भी तो दो नाम है, एक है प्रशासन यानी डिप्टी लाइब्रेरियन जिसे हम उप पुस्तकालय अध्यक्ष बोलते हैं, और एक यहाँ जो सेवाएं देता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो डिप्टी लाइब्रेरियन होता है। दो हैं, एक तो एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो एडमिन उस प्रशासन को संभाल रहा है, एक यहाँ सर्विस प्रोवाइड करने वाला डिप्टी लाइब्रेरियन है। तो दोनों ही लाइब्रेरियन के नीचे वाले पद पर होते हैं। बात समझ में आ गई? हम यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहे हैं? एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा ही तो एक संगठन होता है जो बहुत अच्छे तरीके से उस लाइब्रेरी को मैनेज कर रहा है, उस संगठन को मैनेज कर रहा है, उस काम को कराने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है, क्योंकि वहां एक टीम है। अब वो टीम कैसे मिलजुल के काम करेगी? ऐसे ही करेगी, क्योंकि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, उनको उत्तरदायित्व दिए गए हैं। क्लियर है? यहाँ दो नाम आ गए लाइब्रेरियन के नीचे। अब देखिए, जो एडमिन है ना लाइब्रेरी, जो डिप्टी लाइब्रेरियन एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसके नीचे यहाँ पर एक है असिस्टेंट लाइब्रेरियन एडमिन, एक है असिस्टेंट लाइब्रेरियन टेक्निकल। यहाँ प्रशासनात्मक, यहाँ पर आपका तकनीकी, दोनों ही असिस्टेंट है। ये किसके नीचे है? ये डिप्टी लाइब्रेरियन के नीचे है। बात समझ में आ गई? मैम आप कहेंगे ये सह, मतलब ये डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट, इसको हिंदी में क्या है? तो आप समझ पा रहे हैं। यहां जब मैं उप नाम लेती हूं, उप पुस्तकालय अध्यक्ष है ना, उप पुस्तकालय अध्यक्ष नाम जब मैं लेती हूं, तब आप पाते हैं कि डिप्टी लाइब्रेरियन है, और जब सह पुस्तकालय अध्यक्ष नाम लेती हूं, तब आप पाते हैं सह यानी जो सहायता कर रहा है, जो असिस्टेंट है। समझ गए? आपने नाम सुना है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, है ना, ये दो नाम आपने सुने हैं। प्राचार्य एंड उप प्राचार्य, तो आप आराम से समझ पाए हैं कि वाइस क्या होता है ना, या डिप्टी क्या होता है, तो वो उप का नाम है। ठीक है, आगे देखें, यहां पर ये प्रभारी तकनीकी हो गए, जो टेक्निकल सेक्शन देख रहे हैं। यहां हम नाम दे रहे हैं उप पुस्तकालय अध्यक्ष, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो सेवाएं दे रहा है, उसके लिए भी हमें दो लोगों को नियुक्त करना पड़ता है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, कोई छोटा संगठन नहीं होता, और उस बड़ी लाइब्रेरी को एक आदमी मैनेज नहीं कर सकता। एक लाइब्रेरियन ही वहां नियुक्त कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइब्रेरियन के नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, और उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने मैंने पेश किया है। इससे आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरीके का संगठन होता है। ये मैंने रेफरेंस दिया है आपको लाइब्रेरी का। बाकी आप जब भी किसी संगठन की चर्चा करते हैं, तो इसे आप दिमाग में रखें कि इस तरीके से एक पूरी एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनती है, जिसके जरिए वो पूरे कार्य करवाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो सर्विस देने वाला डिप्टी लाइब्रेरियन है, उसके नीचे काम कर रहे हैं एक प्रभारी पुस्तक अर्जन यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जो पुस्तकें अर्जित करेगा, एक्वायर करेगा। ठीक है, एक्विजिशन का काम। बात समझ में आ गई? यहां कह रहे हैं सह पुस्तकालय अध्यक्ष, जो प्रभारी आदान प्रदान करता है, जो सर्कुलेट करता है। पुस्तकें अर्जित करने का काम तो अलग असिस्टेंट का है, लेकिन उन पुस्तकों को लोगों तक सर्कुलेट करने का काम एक अलग असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है। ठीक है ना, ये होता है पूरा अपने लाइब्रेरी को मैनेज करने का एक संगठन। और अगर आपने इस तरीके का मैनेजमेंट कर लिया, तो फिर आप उस संगठन को, उस पूरे कंपनी को, या उस पूरे लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। क्लियर है बात? तो यहां तक हमने पूरी एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखी है। अगर आपसे एग्जाम में स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताइए कि किस तरीके से काम सौंपा जाता है, तो आप एग्जाम्पल आराम से इस लाइब्रेरी के फील्ड का दे सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए, संगठन बनाम प्रशासन, एक है ऑर्गेनाइजेशन और एक है एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन दोनों का अर्थ क्या है? इन दोनों से आप क्या समझते हैं कि एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन है। आप इन दोनों में क्या चीजें समझ पा रहे हैं? क्या दोनों का अर्थ सेम है? नहीं, कुछ तो माइनर डिफरेंस है, बस वही जानेंगे। संगठन क्या है? ये एक प्रभावपूर्ण मशीन है, जो एक शरीर के तरीके से काम करती है। किसी भी काम को करने के लिए जैसे शरीर के पूरे अंग हमारे मस्तिष्क कंट्रोल करता है, उसी तरीके से पूरे संगठन के काम को करने को
जो सौंपा गया है, जो काम करवाया जा रहा है, उसको पूरा कंट्रोल करने का काम उस संगठन का है, उसमें नियुक्त लोगों का है। ठीक है, ये है हमारा संगठन जो एक इफेक्टिव मशीन की तरह काम करता है। क्लियर है? कार्य यानी तंत्र का निर्माण करना, क्रिएटिंग द सिस्टम। जो कार्य कराए जाएंगे ना, उस कार्यों को कराने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को बनाने का काम संगठन का है। जब संगठन निर्धारित हो जाएगा तो वो काम कैसे होंगे वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है ना? ये है अपना संगठन। बल्कि यहां प्रशासन का नाम दिया, ये एक प्रभावपूर्ण कार्यवाहक है, यानी एक इफेक्टिव ऑपरेटर है। ये तो एक इफेक्टिव मशीन है जो शरीर की भांति काम करती है, बल्कि ये एक मस्तिष्क की भांति काम करता है, ये एक ब्रेन की तरह काम करता है। ये एक इफेक्टिव मशीन है, बल्कि ये एक इफेक्टिव ऑपरेटर है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो प्रशासन अलग है, संगठन अलग है। समझ गए ये बात? अब यहां देखिए, यहां मशीन को चलाना और नीतियां बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। यहां ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ तंत्र का निर्माण करना है, उस मशीन को बनाना है। अगर वो बन गई तो उसे चलाएंगे कैसे, उसके लिए पॉलिसी, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा? वो एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगा, ना कि संगठन। क्लियर है? तो संगठन से ऊपर के पद पर होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रूल्स रेगुलेशन अगर आपको आइडेंटिफाई करने हैं किसी कार्य को चलाने के लिए, किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, तो वो पूरा काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आ गई? विल्सन एंड ट्यूबर नाम है, ये कुछ विद्वान के नाम है। इनका कहना है कि संगठन प्रबंधन का एक हिस्सा है, एक अंग है, प्रबंधन का एक अंग है। ये बात संगठन के लिए बोला है, ना कि प्रशासन के लिए। ठीक है ना? अगर हम प्रबंधन कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में काम करता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन तो उस काम को करने के लिए सभी नीतियां बनाने का काम करेगा, उन्हें एक इफेक्टिव रेगुलेटर की तरह काम करेगा। कैसे ऑपरेट करवाया जाएगा वो सब काम एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए आगे, यहां समरी आपको दी गई है और समरी में आपसे कुछ बोला है कि ओस्वाल्ड बोल्ट जो है, वो ओस्वाल्ड बोल्ट ने कुछ पॉइंट इसके लिए बोले। संगठन अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, वरन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, बल्कि उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने का एक साधन है। बात समझ में आ गई? आप एक लाइन में आपसे पूछ लिया जाए, आप संगठन को एक्सप्लेन करिए, तो आप क्या कहेंगे? संगठन अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि उन उद्देश्यों को कैसे पूरा करना है वो साधन है। ठीक है? दूसरा पॉइंट कहां है? यहां देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट ए मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है? दूसरा बोला, बिना कुशल संगठन के कोई भी पुस्तकालय दीर्घ काल तक जीवित नहीं रह सकता। बहुत लंबे समय तक कोई भी पुस्तकालय बिना किसी कुशल संगठन के जीवित नहीं रह सकता। अगर बहुत लंबे समय तक कोई पुस्तकालय चल रहा है तो वो सिर्फ उदाहरण इसका है कि वहां बना हुआ संगठन बहुत ही कुशल है। नो लॉन्ग विदाउट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, संगठित कर रखा है, तो उसकी बदौलत ही वो लाइब्रेरी बहुत लंबे समय तक चल रही है। ठीक है ना? कर्मचारी और पुस्तकें आती जाती रहती हैं, परंतु संगठन बना रहता है। कर्मचारी हैं, कर्मचारी आते जाते रहेंगे, कोई नहीं रोकेगा। भाई आज कोई है लाइब्रेरियन की पोस्ट पे, कल कोई और आ जाएगा। कर्मचारी तो अलग है ना? और पुस्तकें भी अलग हैं। पुस्तकें आज कुछ अलग है, कल कुछ अलग है, परसों कुछ अलग है, मतलब हर दिन बदलती रहती हैं। लेकिन अगर संगठन आपका अगर बना रहेगा तो वो पूरा आपकी लाइब्रेरी का सिस्टम बहुत अच्छे से चलेगा। क्लियर है? तो ये पूरा सारांश जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये कंप्लीट जो सेशन मैंने आपको आज लिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में है। ठीक है? अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है आज की क्लास में, तो आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आए तो आप उन पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आने वाले कुछ फैक्ट हैं, जैसे किसी साइंटिस्ट का नाम याद रखना है ना, किसी मैनेजर का नाम याद रखना है, या फिर कोई डेट है वो याद रखनी है, या फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, वो कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो वो बाकी का पूरा आपका यहाँ से मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।